जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बेटा, तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी इन मैग्नेटिज्म, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका था प्रीवियस लेक्चर में। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या होती है, जिसमें हमने फिर डिस्कस किया था डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ को, डिफरेंट तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ को, जिसमें हमारे पास कंडक्टर था। अच्छा, जो उसके बाद चार्जेस थे, तो हमने पॉइंट चार्जेस को डिस्कस किया था, चार्जेस को डिस्कस किया था, पॉजिटिव चार्जेस को डिस्कस किया था, नेगेटिव चार्जेस को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स को, दैट इज़ द इंसुलेटर एंड द कूलम्ब्स लॉ। जो इंसुलेटर है वो प्रीवियस टॉपिक का ही पार्ट है, जिसमें कंडक्टर था और इंसुलेटर था। तो आज हमारा जो टॉपिक है इंसुलेटर है, उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ क्वेश्चन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंसुलेटर्स किसे कहते हैं। एक्चुअली बेटा, जो कंडक्टर होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो टाइटली बॉन्डेड नहीं होते। मैंने आपको पिछले डायग्राम में ये बात समझाई थी। सिमिलरली जो उसका रेसिप्रोकल है वो क्या है, इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल्स हैं जो चार्जेस को पास ना होने दें अपने अंदर से, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं कि जिनमें एनर्जी को पास करने की एबिलिटी ना हो। वो यहाँ पर एनर्जी से मीन्स क्या है, यहाँ पर एनर्जी से मीन्स है कि हीट, कि जिसमें से हीट फ्लो ना हो सके। यानी यूं सपोज कर ले, मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कंडक्टर्स के केस में कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि फ्री थे ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। बट इन अ केस ऑफ इंसुलेटर्स ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होंगे और ये क्या होंगे, फ्री नहीं होंगे। इसी वजह से ये चार्जेस को पास नहीं होने देगा, या यूं कह सकते हैं कि ये चार्जेस एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ टाइटली बॉन्डेड। अब फ्री होंगे तो कुलियन होगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जब ये फ्री ही नहीं होंगे तो एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करेंगे। इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं हमारे पास? एग्जांपल दे दें, प्लास्टिक को ले लें, उसमें से करंट पास नहीं होता। रबर को ले लें, वुड को ले लें, प्योर वाटर को ले लें, नोबल गैसेस को ले लें। अब ये जो हमारे पास है प्लास्टिक, रबर या वुड, ये सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। लिक्विड की क्या हमारे पास प्योर वाटर है, और गैसेस कौन सी, नोबल गैसेस है। अब ये रबर, प्लास्टिक और वुड एक्चुअली इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बट फ्री नहीं है। तो फ्री होंगे तो करंट पास होगा, जब फ्री नहीं है तो करंट पास नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम किसी बात करते हैं प्योर वाटर की बात करते हैं, उसमें इंप्योरिटीज नहीं होती, तो प्योर वाटर में से करंट पास नहीं होता। नोबल गैसेस को ले लें, इनके आखिरी शेल जो वैलेंस शेल है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल आपने 9th क्लास में 10th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, बातें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। ऑक्टेट रूल क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, जो टाइटली बॉन्डेड हो, जो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लें, दैट इज नाउन, दीज आर नाउन एज द नोबल गैसेस। जब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन से मींस ये है कि ना ही उन्हें लेने की जरूरत है ना ही उन्हें देने की जरूरत है, तो इट मींस टू से दैट कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये पास होने नहीं देंगे। हाँ, आप कुछ टिपिकल इंसुलेटर को अगर आप ले लें कि उसमें यूं नहीं कह सकते कि करंट बिल्कुल पास नहीं होगा। करंट पास हो सकता है अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। सपोज दैट आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी भी कंडक्टर को टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू रूम टेम्परेचर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, दैट इज द वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब दैट इज द वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तब जाकर पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए और वो मूव करे। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दरकार होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो दैट इज नाउन एज टिपिकल इंसुलेटर, उसे कहते हैं टिपिकल इंसुलेटर। तो ये हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन था फर्स्ट हार्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए। बट हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज द कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उसकी हिस्ट्री पहले देख लेते हैं हम लोग कि कूलम्ब्स एक्चुअली था क्या। एक्चुअली कूलम्ब्स हमारे पास एक क्या था, फ्रांस का रहने वाला मिलिट्री इंजीनियर था। उसका फुल नेम था चार्ल्स अंस्टीन डी कूलम्ब्स, ये उसका पूरा नेम था जी। उसने जो स्टेटमेंट प्रोवाइड की थी वो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई हुई है, मैं यहाँ पर राइट नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए मैं स्मॉल पार्ट्स को इतना राइट कर रहा हूँ। मैं जनरली आपको बता भी दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए उसके अंदर ये बात राइट की हुई है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²।
ये इसका इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा उनका प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं एक 10 कूलम चार्ज है और ये 10 कूलम चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 100 कूलम। ओके, लेकिन अगर आप देखें इसी एग्जांपल्स के थ्रू भी देखें कि अगर आप ले लें कि बिलफर्ज चले अगर मैं ले लेता हूं 5 कूलम मल्टीप्लाई बाय 5 कूलम तो कितना हो जाएगा 25 कूलम। तो इसका मतलब इन चार्जेस Q1 और Q2 का प्रोडक्ट का आंसर 25 निकला इस केस में, लेकिन इस केस में क्या निकला 100। तो इट मींस टू से दैट जितना चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतनी ही फोर्स ज्यादा होगी। तो ये दो पार्ट्स में है ये। पहला पार्ट क्या बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उसका जो आंसर निकलेगा अगर वो मैक्सिमम है तो फोर्स भी क्या लग रही होगी मैक्सिमम। दीस आर द टू एग्जांपल्स। नाउ if we see in the second part of the Coulomb's law, that is if F is inversely proportional to 1 over d square, what is this? इसका मतलब ये है कि अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और याद रखिएगा कि फोर्स दो तरह की होती है, एक होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन में प्रीवियस टॉपिक में बेटा आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं कि सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्शन फोर्स होगी, अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इन दोनों अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस को कंबाइन नेम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सिमिलरली यहां पर देखें, मैं आप यहां पर इसके डायग्राम बना के दिखा रहा हूं सेकंड पार्ट की, इस सेकंड पार्ट की डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। वो डायग्राम हमारे पास ये है कि एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसे r भी कह सकते हैं, d भी कह सकते हैं, x भी कह सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में l लिया हुआ है, x लिया हुआ है, d लिया हुआ है, s लिया हुआ है, वो आपकी अपनी मंशा है कि आप कौन सा यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है Q1 चार्ज है, ये क्या है Q2 चार्ज है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है सपोज दैट 5 सेंटीमीटर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब जरा देखें कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ये Q1 है और ये क्या है Q2 है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है। तो बेटा जरा आप गौर करके खुद ही देख लें कि डिस्टेंस ये पॉजिटिव ले लें और इसे क्या ले लें नेगेटिव। अट्रैक्शन इस केस में भी है, अट्रैक्शन इस केस में भी है, बट इस केस में अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों? अट्रैक्शन मींस टू से दैट आई हैव ऑलरेडी टेल्ड यू दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, द डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, इन दिस केस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, but in this case the force of attraction is lying, but as compared to this case it is a less force of attraction. The reason is that we have increased the distance between the charges, so it means to say that F inversely proportional to D। अगर डिस्टेंस इंक्रीज किया फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम किया फोर्स क्या हो जाएगी ज्यादा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 and 2। अब इसी का रिलेशन लेने जा रहे हैं हम लोग। F1 और 2 कंबाइन कर दिया, जैसे ही 1 और 2 कंबाइन किया हमने तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और D का स्क्वायर। As we know that to skip the proportionality sign we put a constant that is known as proportionality constant K Q1 Q2 all square। As we know that some constant having some values like this, K is equal to 1 over 4 pi epsilon naught is equal to 9 10 raised to power 9 Newton meter square Coulomb square। Okay, तो अगर आप देखें कि ये हमारे पास इस इक्वेशन में k की जगह पर आप ये भी पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप ये भी पुट कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ वैल्यूज हैं। ओके, तो अब k की जो वैल्यू मैंने कहा है कि k की कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो कोई ना कोई वैल्यू किसी न किसी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के साथ आती हैं, ऐसे ही लगा देते थे वो वैल्यूज। तो k की वैल्यूज जो है वो डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर, एक मीडियम बिटवीन द चार्जेस और यूनिट्स ऑफ द सिस्टम। अब इन दो बातों को देख लें। मीडियम बिटवीन द चार्जेस मींस क्या है कि अगर एक चार्ज ये है, चलें मैं उसी एग्जांपल को ले लेता हूं, अगर ये चार्जेस है हमारे पास, इनके दरमियान में कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई चीज मौजूद से मींस टू से दैट देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टू चार्जेस। अगर इनके दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है, मीडियम मींस टू से दैट हमने कोई इंसुलेटर प्रोवाइड किया हुआ है जिसे हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, डाई मींस टू से दैट टू। ओके, जो डाइइलेक्ट्रिक होगा, इलेक्ट्रिक मींस टू से दैट चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान में हमने डाइइलेक्ट्रिक प्रोवाइड किया हुआ है और उस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को ऑलवेज क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए।
ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है एमसीक्यूज में कि वैल्यूज ऑफ के किस पर डिपेंड करती है, मीडियम ऑफ द चार्जेस। अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम होगा तो तब कूलम फोर्स क्या होगी, ये मैं नेक्स्ट बताऊंगा। और उसके अलावा अब चलें देख लेते हैं हम लोग कूलम लॉ फॉर द फ्री स्पेस। अगर चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस है, मतलब यूं समझ लें कि यहां पर सिर्फ एयर मौजूद है, इनके दरमियान में कोई चीज मौजूद नहीं है, तो तब इक्वेशन क्या बनेगी, F = 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और D का स्क्वायर। और दूसरी बात K की जो वैल्यू है इन पे डिपेंड करती है, इसमें इनके यूनिट्स के ऊपर क्या होगा, न्यूटन इसका यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा कूलम, इसका यूनिट क्या होगा मीटर। तो देखें जरा गौर करके, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये किसकी वैल्यूज हैं, K की वैल्यूज। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस को। जी, अब हमारे पास यहाँ पर एक इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ कि ये है एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट, क्या चीज होती है, मैं आपको बताता चलूँ कि एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली हमारे पास होती क्या वैल्यू। बेटा एप्सिलॉन नॉट जो है हमारे पास इसे कहते हैं, चलिए मैं ये समझा देता हूँ आपको। एप्सिलॉन नॉट व्हाट इज दिस, एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली हमारे पास परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी द वर्ड कम फ्रॉम परमिशन, यानी यूं समझ लें कि अगर एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, तो इनके दरमियान फोर्स और ट्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी इन अ केस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यानी इनके दरमियान में कोई भी, इन चार्जेस के दरमियान में कोई भी हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक मौजूद या कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, नो मीडियम। तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा बात कि इस केस में हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, क्या होगी फोर्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी। अगर हमारे पास इन दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम आ जाए, सपोज दैट कि चलें मैं आपको बता देता हूं रेस करके इसको, जी तो देखें यहां पर बेशक आप नोट से प्रोवाइड की उसमें हेडिंग भी दी हुई है, इन अ केस ऑफ मीडियम। जब हमारे पास मीडियम आ जाएगा तब क्या होगा, देखिए जरा मीडियम आने से मीन्स क्या है कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दैट इज द पॉजिटिव एंड दैट इज द नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान में मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया है जी, मीडियम प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही बेटा इनके दरमियान में हम मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो फिर पता क्या होगा, फिर फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यार सिंपल सी बात है, आप इस पॉइंट वगैरह समझें। अगर फैन ओपन है या कूलर ओपन है तो मैं कूलर के और मेरे दरमियान में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो मुझे हवा क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, अच्छी खासी हवा आएगी। दैट इज द सेम केस, यहाँ पर मीडियम मौजूद नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया है, अपने और कूलर के दरमियान में एक क्या लगा दिया, कार्डबोर्ड लगा दिया, कोई गत्ता लगा दिया, यानी कोई भी ऐसी चीज लगा दी है जिसकी वजह से मुझे अब हवा प्रोवाइड नहीं हो रही, मुझे एयर महसूस फील नहीं हो रही। तो इट मींस टू से दैट अब क्या होगी, हवा खत्म हो जाएगी। ये दूसरे लफ्ज में कहेंगे कि, दूसरे लफ्ज में अगर मैं उसको यूं बताऊं कि अगर मैं कूलर और अपने दरमियान में कोई ऐसी चीज लगा दूं जिसमें सुराख हो, या चले कोई भी ऐसा कपड़ा ले ले मलमल का कि जिसमें से एयर पास हो, लेकिन इन अ वेरी स्मॉल वैल्यू, मिन्यूट वैल्यू में, तो अगर मैं और कूलर के दरमियान में वो कपड़ा लगा दूंगा तो क्या होगा कि एक्चुअली हवा तो आएगी लेकिन उसकी वैल्यू वैसी नहीं होगी, मींस टू से दैट वैसी ज्यादा नहीं होगी जैसे कि पहले केस में आ रही है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये बात है कि जैसे मीडियम प्रोवाइड करेंगे हम लोग, मीडियम प्रोवाइड करते हुए एक्चुअली होगा क्या हमारे पास कि इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, मींस टू से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। वो रिड्यूस होगी तो तब इक्वेशन क्या बनेगी, F = 1/εr K Q1 Q2/r का स्क्वायर या D का स्क्वायर, जो आपकी मर्जी कहते हैं। तो जरा बेटा जी गौर करके देख लें कि ये हमारे पास कौन सा केस बना है कि जब मीडियम होगा तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ये एप्सिलॉन आर है, और एप्सिलॉन आर क्या चीज होती है, एक्चुअली एप्सिलॉन आर हमारे पास होती है रिलेटिव परमिटिविटी।
रिलेटिव परमिटिविटी, यानी एक्चुअली ये हमें क्या बताती है कि जब हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम आ जाएगा तब ये इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये इक्वेशन कब इंट्रोड्यूस करेंगे, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी मीडियम मौजूद नहीं होगा। ओके, आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब उसका हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, वेक्टर फॉर्म से मींस क्या है? वेक्टर फॉर्म से मींस ये है कि फोर्स जो है बेटा वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन क्या बताना जरूरी है, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लें जरा गौर करके, मैंने थ्योरेटिकली बातें तो राइट की हुई हैं नोट्स के अंदर, बट मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिकली और बाकी डायग्रामेटिकली ये चीजें सारी समझाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द वेक्टर फॉर्म मींस टू से दैट F force is equal to K Q1 Q2 over D square। अब सपोज दैट कि हम लोगों ने दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दैट इज द Q1 एंड दैट इज द Q2। ये जो चार्ज Q1 है बेटा ये लगाता है फोर्स किसके ऊपर, Q2 के ऊपर। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है बेटा वो है R। अब ये जब चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला भी फोर्स इस पे लगाएगा, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो जब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा दैट विल रिटर्न एज F21 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 ओवर D का स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर दैट इज 21। ये एक कन्वेंशन है कि 1 वाला फोर्स में लगाता है 2 पे। अगर इस तरह से हो कि हमारे पास जी ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा हुआ है R21। अगर इस तरह का केस हो कि हमारे पास क्या हो कि अब Q2 लगा रहा है फोर्स Q1 के ऊपर, तो ये एरो किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसे 21 या 12 नहीं रीड करना, ये बात याद रखनी है आपने। अब इस तरह हो जाएगा, इसे क्या कर देंगे हम 1 2 कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए याद रखिएगा ये वाला साइन यूज करते हैं। फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ी हुई ये बात कि यूनिट वेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द सर्टेन डायरेक्शन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैकेनिक्स में भी आपने ये बात पढ़ी थी, वेक्टर्स में भी बात ये पढ़ी हुई है, 10th क्लास में पढ़ी हुई है, फर्स्ट में पढ़ी हुई है, तो ये बातें आप लोगों ने की हुई है। ओके, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। ये सिंपल सी वेक्टर फॉर्म आ गई हमारे पास। बट इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा बेटा कि ये वाला जब इस पे फोर्स लगाता है तो ये वाला इस पे लगाता है फोर्स, दोनों फोर्सेस हैं इक्वल, बट हैं क्या अपोजिट डायरेक्शन में। जरा देखें, ये इसको फोर्स लगाता है इधर, ये फोर्स लगाता है इसको इधर, तो दोनों अपोजिट नहीं है, दोनों अपोजिट हैं। अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं कि मैं और कैमरा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, कैमरा की डायरेक्शन इस तरफ है, मेरी डायरेक्शन इस तरफ है, इट मींस टू से दैट वी आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर तो कौन सा साइन लगा देंगे, नेगेटिव का साइन। आपकी मर्जी इधर लगा दें नेगेटिव का साइन, आपकी मर्जी इधर लगा दें नेगेटिव का साइन, बट एक तरफ लगाना है। तो बेटा जब ये दोनों आपस में अपोजिट हैं तो बेटा इनकी डायरेक्शन अपोजिट रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर देंगे, आर, ये साइन वेक्टर को बताता है, ख्याल करना, ये कैप या रूफ, R क्या हो जाएगा 1 2 और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू R2। ओके, तो दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ की क्या थी, ये वेक्टर फॉर्म थी हमारे पास, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें, मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक दूसरी एडिंग करना चाहूँगा। वो एडिंग ये करना चाहूँगा कि जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि ये चलें वो एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, चलिए फिर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा बात, पहले हम इसके अलावा और एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं जी। तो अब उसके हमारे पास आ गया बेटा, ये तो था ना 2 चार्जेस के फॉर्म में, 2 चार्जेस के फॉर्म में। अगर हम लोग लेना चाह रहे हो क्या बोला, नंबर ऑफ चार्जेस, अगर नंबर ऑफ चार्जेस को देखना चाह रहे हो तो तब क्या देखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ चार्जेस के। तो नंबर ऑफ चार्जेस जब होंगे तब कूलम फोर्सेस क्या होंगे, तो इसे आप हेडिंग बना सकते हैं
कि कूलम फोर्स इन अ केस ऑफ n चार्जेस, जब n चार्जेस होंगे तो उसके लिए फिर कूलम फोर्स क्या होगी। तो बेटा सिंपल सी बात है, सपोज दैट मेरे पास ये भी कोई स्फेरिकल शेप बॉडी ले ले, यहाँ पर सपोज कर लें कि एक चार्ज पड़ा हुआ है दैट इज द Q1, और यहाँ पर चार्जेस पड़े हुए हैं, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, डिफरेंट डिस्टेंस से पड़े हुए हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ओके, तो अगर ये इसका नेम रख लें Q2, इसका नेम रख लें Q3, इसका नेम रख लें Q4, Q5 अप टू सो ऑन कहां तक चले जाएं, Qn तक चले जाएं, तो इसका जो डिस्टेंस होगा बेटा वो क्या होगा, R1। इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसी तरह सबके डिस्टेंस होंगे, ये क्या होगा, R2, R3, R4, R5, R6 अप टू सो ऑन Rn तक चले जाएं, Rn तक। ये Rn क्या चीज है, nth चार्ज, बहुत से चार्जेस है ना, nth चार्ज, जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन nth, ये n इंटीजर है, हमें पता नहीं कहां तक चल रहा है, तो बहुत से चार्जेस है, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या है, n चार्जेस। तो अब इन पे जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स क्या होगी बेटा, अब जाहिर सी बात है याद रखिएगा कि Ft दैट इज द टोटल फोर्स। सिमिलरली बात याद रखना कि ये हमारे पास 1 जो है, इन इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 की वजह से, तो इसे जैसे मैंने आपको बात बताई थी, ये इस पे लगाएगा फोर्स Q2, तो क्या लिखेंगे F21, Q1 लगाएगा तो क्या लिखेंगे, जब Q1 लगाएगा तो क्या लिखेंगे 21, जब Q2 लगाएगा तो फिर क्या लिखेंगे, जब 2 लगाएगा फोर्स तो क्या लिखेंगे हम 21। तो सिमिलरली बेटा बात याद रखना कि ये सारे चार्जेस इस पे फोर्सेस लगा रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा F12, F13, F14, F15 अप टू सो ऑन F1n, ऊपर एरो भी डालना है आपने, क्योंकि दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है, F1n का मतलब क्या है, F1n का मतलब ये है कि nth चार्ज वाला, लास्ट वाला, वो भी फोर्सेस को लगा रहे हैं, तो यूं भी तो कह सकते हैं आप लोग इसे F21, F31, F41, F51, यूं भी कह सकते हैं इसे आप कि F21, F31 अप टू सो ऑन Fn1, मींस टू से दैट कि 1 वाला इन पे भी तो फोर्सेस लगा रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप यूं भी राइट कर सकते हैं, समेशन I is equal to 2 to n, जो क्या हो जाएगा F ith फोर्स। ith फोर्स से मींस क्या है, ith ये 2 से क्यों स्टार्ट किया, देखा बेटा 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 2 से स्टार्ट हो, 2 3 4 और कहां तक गए, n तक गए, तो इनिशियल पॉइंट क्या है हमारे पास, इनिशियल पॉइंट है 2 और कहां तक गया है वो n तक गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल फोर्स हो जाएगी हमारे पास। तो ये डायग्राम भी इसकी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू भी आ सकती है अलग बन के, बट ये इसी का पार्ट है। ओके, तो कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं, कंडीशंस जरा देख लें आप लोग। कंडीशंस फॉर कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ की कंडीशंस कौन सी हैं, तो कूलम्स लॉ के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको मैं पॉइंट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड भी किया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं कि वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं बेटा। तो याद रखिएगा जो पहली कंडीशन है वो हमारे पास ये है कि चार्जेस को स्फेरिकल होना चाहिए, पॉइंट शेप में, यानी कि क्या है कंडीशंस फॉर कूलम लॉ, सी लॉ इसका है, वो क्या है कि पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पिछले टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूं पॉइंट चार्जेस किसे कहते हैं, ऐसे एक बार फिर बताता हूं, वो चार्जेस क्या हैं जिनका साइज वेरी स्मॉल हो लेकिन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो, ग्रेटेस्ट हो, डिस्टेंस क्या हो, लार्ज डिस्टेंस हो। द चार्जेस व्हिच हैव स्मॉल इन साइज बट हैविंग ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन देम, दीज आर नोन एज द पॉइंट चार्जेस। और वो स्फेरिकल होना चाहिए, स्फेरिकल मींस टू से दैट सर्कुलर पाथ में लाइक दिस, स्फेरिकल होना चाहिए, ये आप लोगों ने
बात अपने माइंड में बिठानी है। और चार्जेस किस में होने चाहिए? रेस्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, स्टैटिक मींस टू से दैट इन रेस्ट। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? रेस्ट चार्जेस होने चाहिए। अगर चार्जेस मोशन में है तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये से कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा जी, और उसके बाद कहता है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम शुड बी स्ट्रेट लाइन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को समझें, यानी कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो दोनों के दरमियान में जो फोर्स है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। देखें ये स्ट्रेट लाइन में तो है, यूं नहीं होनी चाहिए, ये यूं नहीं होनी चाहिए या यूं नहीं होनी चाहिए, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। दैट इज द कर्व लाइन एंड दैट इज द स्ट्रेट लाइन। ये क्या हमने याद रखनी है? फोर्स क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ये आपने बातें याद रखनी। ओके, तो मैं आपको एक बात बता रहा था, यस हाँ जी, मैं आपको बात बता रहा था एमसीक्यूज के लिए। ये एक जनरली बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, बट ये यहाँ तक आपका टॉपिक एंड हो गया। जो हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ी सी बातें बतानी है जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए पॉसिबल हैं, क्या आ सकती हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। जो टेस्ट वगैरह आपके होते हैं एनटीएस के या दूसरे जो टेस्ट हैं किसी भी जॉब के लिए, उनके अंदर भी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह और एमसीक्यूज में बातें आ सकती हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये फोर्स है F इज इक्वल टू, अच्छा चले दोनों में, ओके, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर D का स्क्वायर। ये फोर्स है फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए, ओके। अगर हमारे पास, जिसे मैं यूं लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 ओवर D स्क्वायर। और जो दूसरी फोर्स है, उस दूसरी फोर्स में उसकी पहचान क्या है? F प्राइम कहना चाहिए उसे, F प्राइम। यहां पर भी आप F प्राइम कर रहा है ताकि आपको याद रहे। F प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई K Q1 Q2 ओवर D का स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर A एंड दैट इज इक्वेशन नंबर B। तो इनमें से कौन सी फोर्स ज्यादा होगी ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। तो प्रूफ कैसे करेंगे जरा देखें। फ्रॉम A एंड B F प्राइम इज इक्वल टू, बल्कि यहां पर सूर्य आना है एप्सिलॉन R। F प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन R। तो बेटा जरा गौर करके देखें, ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर? इसके बराबर नहीं है। गौर करें, इसी के बराबर नहीं है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 की F की वैल्यू ना पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय F। तो मैं क्या कह सकता हूं? F प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन R इनटू क्या हो जाएगा? F। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि F प्राइम इज लेस देन, इससे है F से। F प्राइम के लिए वैल्यू कितनी क्या है? लेस देन। इट मींस टू से दैट जैसे ही आप इंट्रोड्यूस कराएंगे किसको भला? मीडियम को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। F प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पॉइंट था आपको बताने वाला। ओके, तो इसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने नोट्स में ही प्रोवाइड की हुई है कि ये जो कूलम लॉ है ये कहाँ पर यूज होता है। देखिए बेटा, ये प्रोटॉन्स के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके अलावा ये सॉलिड्स, लिक्विड्स यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन पे भी एप्लीकेबल है। अच्छा जी, उसके अलावा जो हमारे पास है, बल्कि सॉरी यूँ नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि सॉलिड और लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स वगैरह हैं उन पे एप्लीकेबल है। और उसके अलावा जो है दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रेस्ट, नॉट फॉर रेलेविस्टिक मोशन। ये मैंने बातें बताई हैं। रेलेविस्टिक मोशन यानी चार्जेस या एटम्स, मॉलिक्यूल जब रेलेविस्टिक मोशन में होंगे तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब रेलेविस्टिक मोशन क्या है? रेलेविस्टिक मोशन इज दैट मोशन in which the particles are moving as compared to speed of light या with approach to speed of light। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होंगे
अप्रोच टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे होंगे पार्टिकल्स, उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और जो पार्टिकल्स विद स्पीड ऑफ लाइट या अप्रोच टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहे होंगे उसके लिए कूलम्स लॉ नहीं है, उसके लिए मैक्सवेल इक्वेशन जो कूलम्स लॉ से ही ली गई है, कूलम लॉ से ही के अकॉर्डिंग ही ड्राइव की गई है। तो पहले जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तो कौन सा लॉ लगेगा? कूलम्स लॉ। ये जिसे आप यूं भी कह सकते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, यानी वेरी स्लो मोशन, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कूलम्स लॉ, और दैट इज द नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। और जो रिलेटिविस्टिक मोशन होगी दैट इज वेरी हाई स्पीड पार्टिकल्स मोशन। तो बेटा आई होप सो कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई ये एग्जाम्स के लिए तो नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको आगे काम आएंगी। ये जो मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में बताया मैंने आपको, ये आपके मॉडर्न फिजिक्स में बड़ी काम की। ओके, थैंक यू, अल्लाह।